बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मुल्क में साबिक DGI जनरल फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी के बाद से बहुत सारे मामलात पर बात हो रही है, लेकिन जो बुनियादी मसला है वो यही है कि क्या सियासतदान इस मुदाखलत का रास्ता रोक सकते हैं या फ़ौज को ख़ुद ये मुदाखलत बंद करना होगी, या दोनों तरफ बैठ के कोई बातचीत ऐसी होनी चाहिए जिससे ये मामलात ख़त्म हो जाएं। लेकिन अब सरदस्त बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि जनरल फैज़ की गिरफ्तारी के बाद इमरान खान साहब के लिए मामलात मुश्किल हो जाएंगे। ख्वाजा आसिफ साहब जो कि सीनियर वज़ीर हैं, सीनियर सियासतदान हैं, वो कह रहे हैं जी कि मिलिट्री कोर्ट में इमरान खान साहब का भी ट्रायल होना चाहिए। इमरान खान साहब कह रहे हैं जनरल फैज़ साहब का ट्रायल ओपन कोर्ट में होना चाहिए, जिस पे जो अस्करी ज़राए कहते हैं कि अस्करी क़यादत ने इस पर रद्दअमल दिया। उन्होंने कहा जी कि आपका जब इन मामलात पे होगा ट्रायल तो वो ओपन ट्रायल होगा। बहरहाल जनरल फैज़ बहुत सारे मामलात में सामने आए और एक मुतनाज़े किरदार के तौर पर उनका ज़िक्र हुआ हर सियासी मामले में। इमरान खान साहब की हुकूमत में भी, उससे पहले भी। अगर आपको याद हो 2017 में जब शाहिद हक़ान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म थे, फैज़ाबाद धरना, उस वक्त से उनका नाम जो है वो आया था एक पब्लिक डोमेन में, मीडिया में, क्योंकि जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ मुआहिदा था उस पर जनरल फैज़ साहब का नाम था। और उस ज़माने में भी चैनल्स बंद होते थे, चैनल्स पर पाबंदियाँ लगती थीं, बहुत सारे ऐसे मामलात थे जिसमें लोगों का ख्याल है कि ये मामलात जो हैं वो ISI जो मुल्क की एक सीक्रेट एजेंसी है उनकी तरफ से वहाँ पे मुदाखलत हो रही थी। तो इस पर बहुत सारे सवालात भी होते हैं उस वक्त के वज़ीर आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी साहब से। तो आज हमने भी उनको दावत दी है। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद हक़ान अब्बासी साहब, जिन्होंने अभी हाल ही में एक नई जमात अवाम पाकिस्तान पार्टी को लॉन्च किया, उसके सरबराह। बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब, आप तशरीफ़ लाए। अब इस वक्त ज़ाहिर है बहुत सारे लोग जो हैं वो आके अपने अपने तजुर्बात और जो उनके मामलात थे जनरल फैज़ के साथ उन पे बात कर रहे हैं। मैं कल हमारे एक सहाफ़ी हैं उनकी गुफ्तगू सुन रही थी, वो कह रहे थे कुछ लोगों को तो बाकी इख्तलाफ था उनके साथ, कुछ जो हैं वो उनसे फ़ायदे उठा रहे थे और आज आके उनके बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है ये भी पाकिस्तान के बदकिस्मती से एक कल्चर का हिस्सा है कि जब किसी का डाउन टाइम आता है तो फिर बहुत सारे लोग सामने आते हैं। आप वज़ीर आज़म थे, फैज़ाबाद धरना हुआ और उस पर एहसन इकबाल साहब जो कि वफाकी वज़ीर थे उनके भी दस्तखत थे, जनरल फैज़ के दस्तखत थे। आपने कहा उससे पहले आपकी कभी कोई मुलाकात नहीं हुई थी उनके साथ? मेरी उनसे मुलाकात वज़ीर आज़म कभी नहीं हुई। अच्छा, हालांकि एक धरने की मीटिंग में लिखा हुआ कि वो आए थे, लेकिन मुझे याद नहीं है कि आए हों। आप वो NSC की मीटिंग में शायद एक आध दफ़ा आए होंगे और वो भी मुझे याद नहीं है। उनसे मेरी पहली मुझे मुलाकात याद है 2018 में हुई थी, नवंबर में, जब जनाब बाजवा साहब ने हमें दावत दी थी कि मैं मईशत पे बात करना चाहता हूँ। हम अपोजिशन में थे, तो अपनी पार्टी की इजाज़त से मैं ख्वाजा साहब और मुश्ताक इस्माइल साहब उनसे मिले थे। तो सर आप जनसा को कहते हैं जर्नल का क्या काम है मईशत ठीक करने में? उस वक्त आपने ये नहीं कहा। ठीक है, इसमें कोई रुकावट नहीं। मईशत डिस्कस होती है NSC के टेबल पर भी। हम तो अपोजिशन में थे ना, तो डिस्कशन जो करना चाहे, फौज के सरबराह हैं हम, कोई सियासी वहाँ पर कोई हुकूमती हैसियत में नहीं थे, तो डिस्कशन होनी चाहिए। डिस्कशन कोई जज भी बुलाए, जज लोगों को बुलाना चाहिए, पता चले। तो आपको लगता है कि मईशत ठीक करने में भी अगर फ़ौज अपना किरदार अदा करना चाहती है तो देखिए फ़ौज कर रही है ना, ये हम आंखें बंद कर लें तो और बात है। फ़ौज हमारे मामलात में हिस्सेदार बन गई है, इसमें कोई शुबा नहीं है। ये इमरान खान साहब की जब हुकूमत थी, आप अपोजिशन में थे, तब हुआ, या जब आप लोगों की पहले भी हुकूमतें नहीं, आपको लगता है कि तब भी मईशत हर एक चीज़ में फ़ौज हमेशा से वाज नहीं, वो मामला कुछ बढ़ गया है, वक्त के साथ बढ़ गया है। देखिए 2099 अक्टूबर से 2008 तक तो फ़ौज ही चला रही थी ना सब कुछ। वो असरात एक दिन में ख़त्म नहीं होते, वो असरात रहते हैं। लेकिन इमरान खान साहब के ज़माने में आपको लगता है मामला वहाँ पे मामला बढ़ गए थे, क्योंकि वो उस वक्त सॉल्यूशन लेकर आई थी इमरान खान साहब को, एक इलेक्शन रिग हुआ था। अच्छा, ये भी दावा हुआ ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से कि जनरल बाजवा ने नून लीग के लोगों को उस वक्त कहा, 2018 दिसंबर की वो या 19 दिसंबर की वो बात करें, कि आप हुकूमत ले लें क्योंकि मामला चल नहीं रहे। तो आप भी किसी इस तरह की बात से वाकिफ़ हैं? नहीं, मैं वाकिफ़ नहीं हूँ। मैं उस वक्त जेल में था, लेकिन मैंने ये बात कभी सुनी भी नहीं है, ऐसी बात का मुझे इल्म नहीं है। लेकिन अभी आपने सुनी है? बाजवा साहब किस हैसियत में ये ऑफर कर रहे थे? देखिए वो मईशत पे तो डिस्कशन कर सकते हैं ना, हम एक प्राइवेट डिस्कशन कर रहे हैं मईशत पे, लेकिन वो मुझे हुकूमत तो ऑफर नहीं कर सकते।
हाँ, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ये कह रहे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं, उनके हो सकता है उनसे बात हुई है, मैं इस बात से, मैं इन मामला से हमेशा बड़ा दूर रहता हूँ मैं। अच्छा, आपके ज़माने में ज़ाहिर है चैनल्स बंद हुए और आपसे कई बार इस पे सवाल हुआ, आपने कहा कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा उस वक्त वज़ीर इत्तलात थी, हो सकता है उनको किसी ने हिदायत दी हूँ, लेकिन ज़ाहिर है आप वज़ीर आज़म थे। इमरान खान साहब तो कहते हैं मैं वज़ीर आज़म हूँ, मुझे पता है कि रेंजर्स को कौन हुक्म देता है, एजेंसियाँ कैसे काम करती हैं। आप लाइल थे कुछ चीज़ों से? नहीं, मैं लाइल नहीं था, मैं ज़िंदगी में बहुत से और मसाइल भी होते हैं। तो ये अगर चैनल बंद हुए और मेरी हुकूमत के वज़ीर ने ये हुक्म दिया तो मेरी ज़िम्मेदारी बनती है, वो रिकॉर्ड मंगा कर देख लें क्यों बंद किए थे। मुझे कभी किसी ने नहीं कहा कि चैनल बंद कर दें, मुझे किसी ने ना ये दरख्वास्त की, हुक्म की तो बात सवाल ही पैदा नहीं होता, दरख्वास्त भी नहीं की। लेकिन जब आप वज़ीर आज़म थे, कोई कहे कि चैनल बंद हो गया, तो आपको नहीं लगता कि दैट वाज अ प्रॉब्लम फॉर यू आल्सो, कि आपको पता हो कि क्यों बंद हो गया? मुझे नहीं याद किसी ने उस वक्त बताया हो कि चैनल बंद हो गए। लेकिन ये अगर चैनल बंद किए हैं तो हुकूमत ही कर सकती है, और हुकूमत अगर करेगी तो वज़ीर या वज़ीर आज़म ही करेगा, वही कहेगा। तो अगर मेरे वज़ीर ने कोई फैसला किया तो मेरी जिम्मेदारी बनती है। कुछ और चीज़ें भी हुई वैसे, अब आप क्योंकि ज़ाहिर है नहीं, अब एक और देखिए, हर जो काम जो हुकूमत में होता है ना, इतना वज़ीर आज़म एक शख्स होता है, उसका एक दफ्तर होता है, ऐसे ही वो पाकिस्तान की हर चीज़ पे उसका अबूर हासिल नहीं होता कि हर काम उसकी मर्जी से होगा, इसलिए वज़ीर होते हैं, वो अपने इदारे का काम करते हैं। अगर चैनल को मुश्किल थी, चैनल मुझसे रब्ता कर सकते थे, वो कहते जी हमारा बंद हो गए, मैं पूछता वज़ीर से क्यों बंद हुए। हाँ, लेकिन ज़ाहिर है आपको याद है सेनेट का इलेक्शन जैसे हुआ था, फिर बलूचिस्तान हुकूमत जी, का मामला, मैंने कह दिया था, मैंने ओपनली कह दिया था कि इलेक्शन चोरी हो गया है, ये लोग मुंतखब अवाम के नुमाइंदे नहीं, और मैं सेनेट गया नहीं उसके बाद, मैंने ओपनली कहा मैं सेनेट में नहीं आऊँगा, मैं इसको नुमाइंदा हाउस नहीं समझता। फिर आप नहीं गए उसके बाद जी। और अभी जो जनरल फैज़ का ट्रायल शुरू हुआ है, आपको लगता है कि अनप्रेसिडेंटेड वाक़या, ज़ाहिर है एक अपनी सियासी हैसियत और करियर में, और ज़ाहिर है आपका फैमिली बैकग्राउंड भी, आप खुद कहते हैं बहुत सारे आपके रिश्तेदार भी फ़ौज में, आपको लगता है ये अनप्रेसिडेंटेड है फ़ौज के लिए, पाकिस्तान के लिए, या अनप्रेसिडेंटेड है कि एक 3 स्टार जनरल का मुझे नहीं याद कभी ट्रायल हुआ हो, उस पर चार्जेस उसका कोर्ट मार्शल हुआ हो, मुझे नहीं याद। जनरल नियाज़ी साहब के बारे में एक ज़माने में बात आई थी, मैं बहुत छोटा था, मुझे याद नहीं, उनका मेरा नहीं ख्याल कोर्ट मार्शल हुआ। हालांकि शायद हमूदुर रहमान कमीशन में या किसी और जगह ये बात आई थी, लेकिन वो हुआ नहीं था। तो यहाँ पर फ़ौज का इदारा अपनी जो निज़ाम है कानून के तहत ही उनकी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि जब आप फ़ौज ज्वाइन करते हैं तो आप अपने जो बुनियादी हकूक़ होते हैं उनसे दस्तबरदार हो जाते हैं, फिर आप उनके निज़ाम के तहत आ जाते हैं, तो वो अपने मामलात को ख़ुद डील करते हैं। कोर्ट मार्शल जो होता है उसमें आप पे चार्जेस लगाए जाते हैं कि आपने ये जुर्म किया है, ये कानून तोड़ा है, आर्मी एक्ट की खिलाफवर्जी की है, अब आपने जवाब देना है। आपको चार्जशीट करते हैं, विटनेसेस आते हैं, आपको अपनी सफाई देते हैं और फैसला हो जाता है। बड़ी समरी प्रोसीडिंग्स होती है। वो डीजीसी थे, डीजीआईएसआई थे, और इमरान खान साहब मुसलसले की बात करें कि उनका ओपन ट्रायल होना चाहिए, आपको लगता है कि ओपन ट्रायल, जाहिर है इसकी कोई मिसाल नहीं है, कानून में इसकी, शायद जो फ़ौज का कानून है उसमें इसकी गुंजाइश भी नहीं है, लेकिन ऐसा मुतालबा करना, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये मुतालबा करना ना मेरा हक़ है, ना आपका हक़ है, ना इमरान खान साहब का हक़ है। फ़ौज का इदारा है, वो ये ट्रायल्स ओपन नहीं होते जहाँ तक मेरी नॉलेज है, बल्कि अक्सर नाम भी नहीं आता, सिर्फ अखबार में आता है कि एक फ़लाने अफसर यानी इस रैंक के अफसर का कोर्ट मार्शल हो रहा है, और फिर उसका नतीजा बता दिया। अभी तो मतलब आईएसपीआर ने जी, अब ये फ़र्क हो आ गया ना कि आईएसपीआर ने खुद कह दिया है कि फ़लाना आदमी है, ये उस पर चार्जेस हैं, और हम मज़ीद चार्जेस भी देख रहे हैं। अब उन्होंने इस बात को काफ़ी वसी कर दिया है और ख़ुद उसको पब्लिक डोमेन में ले आए हैं। तो इसमें फिर एक्सपेक्टेशन ये होगी कि ट्रायल जब हो रहा हो तो उसके वो टीवी पर तो कवर नहीं होगा, कोई भी ट्रायल नहीं होता, लेकिन कम से कम उसकी डिटेल जो है वो पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। एक्सपेक्टेशन बिल्डअप हो गई है। ठीक है, आपकी एक मुलाकात ज़रा पहली आपने बताई, उसके बाद कोई मुलाकात रही? बिकॉज ही वाज वेरी एक्टिव, उसके बाद जो धरने के बाद से फिर उनका नाम बार बार आता रहा बहुत सारे मामलात में, तो कभी ही कॉन्टेक्टेड यू? देखिए, पहली बात ये हमें समझनी चाहिए कि जो डीजीसी हो, जो मातहत हो आईएसआई के इदारे में, वो अपने सुपीरियर अफसर की मर्जी के बगैर कोई अमल नहीं कर सकता। नहीं, तो अगर वो करता है तो वो फौज की निज़ाम की खिलाफवर्जी, उसका कोर्ट मार्शल हो सकता है। ठीक है,
तो इसी तरह अगर जब भी आप कानून तोड़ेंगे, आप किसी ओहदे पर भी हों, आपका कोर्ट मार्शल हो सकता है, इसमें कोई रुकावट नहीं है। तो अब जब उस वक्त धरना हुआ या जो भी हुआ, मेरी उनसे उसके बाद एक मुलाकात हुई है, जो असेंबली के अंदर एक मीटिंग थी जिसमें ये अमेंडमेंट्स की बात हो रही थी, नैब के अंदर मुख्तलिफ अमेंडमेंट्स होनी थी। तो मुझे मेरी जमात ने नामजद किया था उस मीटिंग के लिए, तो उसमें भी ISI के अफसरान आते थे। तो मुझे याद है कि फैज़ साहब भी उसमें आए थे एक दफ़ा। अच्छा, कभी उन्होंने पर्सनल आपको, शायद हकान अब्बासी के तौर पे उन्होंने कभी आपसे नहीं, मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं था, कोई ताल्लुक़ नहीं था मेरा उनसे, इवन एज प्राइम मिनिस्टर कोई वास्ता नहीं था। मेरा ताल्लुक़ DGI से था, जो उनके सुपीरियर अफसर थे। अब क्योंकि बहुत ज़्यादा जो इस वक्त गुफ्तगू है वो ये है कि इस गिरफ्तारी के बाद से 9 मई के मामलात किसी मंतकी अंजाम की तरफ जाएंगे, और एक आम तासुर ये भी बनाया जा रहा है कि शायद वो 9 मई के को क्राफ्ट करने में कहीं शामिल थे। डोंट यू थिंक कि मुल्क के लिए, इदारे के लिए एक बहुत ही संगीन मामला है कि आप ये कह रहे हैं कि इतना सीनियर रैंक्ड अफसर जो आपकी स्पाई एजेंसी का चीफ था, वो इस तरह की कोई साजिश में मुलव्वस पाया गया है जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान खुद इदारे को। जी, बहुत 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 सीरियस मामला है ये, मामूली सीरियसनेस नहीं है। अगर आप ये चार्जेस लगाएंगे कि एक शख्स जो DGI, उस वक्त तो DGSI नहीं थे जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मई 9 को, जी जी, लेकिन अगर वो भी मुलव्वस होते हैं फ़ौज की तनसीबात पर, हम 9 मई को क्या हुआ, फ़ौज की तनसीबात पे हमला हुआ। ही वाज आई थिंक पेशावर कोर, ये कोई हुकूमत के खिलाफ बगावत नहीं थी, फ़ौज की मुख्तलिफ तनसीबात पे जत्थों ने हमला किया। अगर उसमें वो ख़ुद तो वहाँ शामिल नहीं हुए थे ना, तो यही हो सकता है कि कॉन्स्पिरेसी की आप बात करेंगे कि एक साजिश हुई, उसके अंदर वो मुलव्वस थे। इसके लिए आपको एविडेंस देना पड़ेगा, ये मामलात एविडेंस के बगैर नहीं होते। और ये मैंने चंद और प्रोग्राम में बात की है कि मुझे नहीं पता कि जो कानून शहादत है उसका इतलाक़ जो है वो कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग में होता है या नहीं होता। मुल्क में कानून शहादत है जी, मेरा ख्याल है नहीं एविडेंस आप पेश करेंगे, मेरा ख्याल वो नहीं होता। जी जी, मैं भी ये कह रही हूँ, मेरा नहीं ख्याल कि वो नहीं होता। वो भी नैब वाला, वहाँ पर भी नैब वाला मामला होता है कि यू आर गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। वो जो आम मामला होता है कि यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, यहाँ उल्टा होता है। तो अगर वो इतलाक़ नहीं होगा तो फिर वो कौन सा एविडेंस आएगा उसमें? फिर वो लोग आ सकते हैं, एविडेंस यही होगा कि जो कोई शख्स आएगा, कोई शख्स आ सकता है, विटनेस आ सकता है, वो कहेगा जी मैंने और इन्होंने मिलकर ये बात की। वो अपने आप को भी इम्प्लीकेट करेगा कि हमने ये मिलकर ये बात की कि हम ये हमला करेंगे। तो ये एविडेंस के तौर पे आप किसी के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। अच्छा, इससे कुछ लोगों को ज़ाहिर है गिरफ्तार भी किया गया है। एक अडयाला जेल से एक मुबैना तौर पर एक सहूलतकारी का नेटवर्क भी पकड़ा गया। आप भी अडयाला जेल में रह के आए। मैं ब्रेक ज़रा ले लूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। जो पाकिस्तान में इस तरह के मामलात हैं, ऐसे लगता है कि आपको फिल्म देख रहे हैं, मतलब ये एक्चुअली ये फिक्शस स्टोरीज लगती हैं, बट दिस इज़ हैपनिंग टुडे इन आवर कंट्री। ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे। जी, बात हम कर रहे हैं इस वक्त जो सियासी माहौल बना हुआ है, और अब्बासी साहब ज़ाहिर है आप जो हैं वो अडयाला जेल में लंबा अरसा गुजार के आए हैं। अडयाला जेल से एक नेटवर्क पकड़ा गया है। इमरान खान साहब से अभी 2 दिन पहले एक सुबह 7 बजे एक मुलाकात हुई आज़म सवाती साहब के रूप। ऐसी मुलाकातें हो सकती हैं? आपको लगता है कि जेल अथॉरिटीज़ के पास इतना इख्तियार है कि वो आज़म सवाती, जिनको वैसे वो मिलने नहीं दे रहे थे, वो सुबह 7 बजे उनको ऐसे मुलाकात करवाते हैं? आपने भी कभी 7 बजे किसी से मुलाकात की? एक तो ये आपने ये प्रोग्राम जारी रखे तो मैं फिर अडयाला का सफ़र नज़र आता है मुझे। नहीं, इंशाल्लाह अब नहीं होगा। कभी आप कह रही फिल्म चल रही है, आप यकीन करें फिल्म भी ये नहीं बना सकते जो कुछ हमारे मुल्क में हो रहा है ना। अच्छा जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर है ना, स्टोरी राइटर है, वो ये फिल्म नहीं बना सकते। ये मुश्किल होगा, मुनफरिद मामला है हमारे मुल्क का। तो देखिए, जेल में जो मुलाकात है वो जेल का हमला किसी वक्त भी किसी से करवा सकता है, ये उनके पास इख्तियार है। ठीक है, एक जेल के रेगुलेशंस हैं, लेकिन उनके पास वो बड़े क्लियर है कब मिलना है, कहाँ मिलना है, कैसे मिलना है। लेकिन इसमें फ्लेक्सिबिलिटी का इख्तियार जेल के अमले के पास होता है। ठीक है, हाँ, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स होते हैं वहाँ पर वो अमूमी तौर पे जेल की कस्टडी जो होती है वो जेल वालों की होती है, लेकिन जो इख्तियार होता है वो जेल वालों के पास नहीं होता। बड़ी बारीक बात करें, किसका इख्तियार? आप भी समझदार खातून समझ जाएंगी। नहीं, किसका? वो इंटेलिजेंस के इदारे वो हैंडल कर रहे होते हैं।
जी, तो अगर इमरान खान साहब वहां पे हैं, मैं वहां पे था, तो मेरे ऊपर जेल वालों का कोई इख्तियार नहीं था। मुझसे किसने मिलना है, कब मिलना है, कहाँ मिलना है, कैसे मिलना है, कितनी देर के लिए मिलना है, ये सब इंटेलिजेंस के इदारे ये तय करते थे। ठीक हो गया। इसका मतलब है कि अलीमा खान साहब और राना सनाउल्लाह साहब जो एक बात कह रहे हैं कि ये खुसूसी सहूलतकारी के बगैर हो नहीं सकता, तो यू आर कंफर्मिंग कि ऐसा ही हुआ होगा? जी, मैं कंफर्म नहीं कर सकता नहीं, मतलब क्योंकि ये जो इख्तियार है कानूनी तौर पे, अगर जेल सुप्रिटेंडेंट चाहे तो किसी वक्त भी आपकी मुलाकात करा सकता है। सुबह 7:30 बजे मुलाकात का जो मामला, रेगुलेशन, रूल या रेगुलेशन जो है, जो उसके अंदर नहीं है। ये एक खास वो है, मुलाकात थी जी। और फ़ोन होना एक स्टोरी है कि उसमें ख़वातीन एहलकार भी ज़ेर हिरासत हैं, उनसे भी तफ्तीश हो रही है। मैंने पढ़ा है, जो नाम वहाँ पर आए हैं, मैं उनमें से 1-2 लोगों को जानता हूँ। मैं भी जब वहाँ था वो वहाँ थे, बहुत मोहतात लोग थे। मैंने कभी, हमें कोई सहूलतकारी उन्होंने नहीं की, हमसे रवैया उनका अच्छा होता था, इसमें कोई शुबा नहीं है। वो कौन से 2 लोग थे? अकरम साहब थे? नहीं, वो रहने जो भी हैं वो। तो दूसरी बात यह है कि वहाँ पे फ़ोन चलता नहीं है, वहाँ पे सिग्नल वो जैमर्स लगे हुए हैं, तो फ़ोन वहाँ चलते नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि चलते हैं, मेरा नहीं ख्याल। आपने कभी मोबाइल वहाँ पे इस्तेमाल नहीं? नहीं, मेरे पास नहीं था, लेकिन मुझे वो बताते थे कि यहाँ मोबाइल चलता नहीं है। क्योंकि जेल में आपको पता है कि तलाशियाँ होती हैं, लोगों के पास से मोबाइल्स निकलते हैं, ऐसे में जी जी। वो क्या कर रहे होते हैं वहाँ पे अगर जैमर्स? वो देखें, आप तो एक जगह पे महदूद होते हैं ना। जो लोग जेल में घूमते फिरते हैं, ये बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जो लोग वहाँ काम करते थे बताते थे कि यहाँ चलता है, तो वो जेल के किसी कोने में वो चल जाता था, या वो कोई तार वार डाल देते थे। ओके। जेल की जो तारें होती है ना, तो फिर सहूलतकारी हुई हो सकती है, मतलब पॉसिबल है। देखिए, इमरान खान साहब से जैसे प्रिजनर से सहूलतकारी करना बहुत मुश्किल काम है। वहाँ कैमरे लगे होते हैं, वहाँ इंटेलिजेंस के एहलकार होते हैं, तो उनकी मर्ज़ी के बगैर सहूलतकारी करना बहुत मुश्किल काम है, और कोई भी जेल का अफसर ये काम नहीं करेगा। जी, आप बहुत इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा कितनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ चली है और वो एक पूरा नेटवर्क पकड़ा गया है। और हो सकता हुआ हो। देखें, लोगों की नहीं, बट यू हैव अ वैलिड पॉइंट कि जब वहाँ पे है जो सियासी, उसके लिए लोग ऐसा काम कर देते हैं। जो एक बड़ा पॉलिटिकल लीडर हो, उसके लिए लोग वो कुर्बानी का जज्बा शायद रखते हो कि हम बेशक पकड़े भी जाएं तो ये कुर्बानी देने को तैयार। क्या आप भी ये तासुर बाय करते हैं कि इमरान खान साहब के अभी इस्टेब्लिशमेंट से किसी किस्म के कोई राब्ते बहाल हो रहे हैं? मुझे नहीं पता जी, इमरान खान साहब जाने, इस्टेब्लिशमेंट जाने, क्या राब्ते बहाल करेंगे। मुल्क की आप हालत देख लें, मुल्क चल नहीं रहा। ये इन कामों से हमें निकलना पड़ेगा। आप प्रोसिक्यूट करें, मैं हमेशा कहता हूँ, आपने किसी को कुछ करना है, प्रोसिक्यूट करें। आप कानून को लोगों को हिरासत में रखने के लिए इस्तेमाल मत करें। हमारा तरीका क्या है, हम पहले ढूंढते हैं नाम, उसके बाद हम बनाते हैं चार्जेस। ये हमेशा नाकाम होता है। मेरे साथ खुद ये हुआ है ना। जी जी। आपने कितने साल? तो 17 साल मैंने अदालतों में गुजारे हैं। तो वो मेरा कसूर ये सिर्फ ये था कि मेरा एक नाम था, मेरा बर्डन था, तो भाई इसको गिरफ्तार करना है, आप ढूंढो कोई केस इस पे बनाए। ये इंसाफ का निज़ाम नहीं होता। हाँ, लेकिन जो आप अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे ना कि बहुत ही संगीन मामला है, अगर हम 9 मई के बिल्कुल संगीन मामला है। हाँ, लेकिन अब जाहिर है उसमें से भी तो आपने कहीं किसी ना किसी को तो आपने फिक्स करना ना कि आपने गलत किया। जी, तो मेरा एक सवाल उसमें उठता है, मैंने बारहा ये सवाल किया, अपने 15 महीने क्यों ज़ाया किए? आपके पास अगर एविडेंस है, आपको पहले दिन लोगों को गिरफ्तार करके सजा देनी चाहिए थी। हाँ, जैसे कैपिटल हिल वालों पे हुआ, जैसे अभी लंदन राइट्स में अभी 2 हफ्ते नहीं हुए, सैकड़ों लोग अंदर कर दिए उन्होंने। अगर आपके पास एविडेंस नहीं है तो 15 महीने में एविडेंस आ जाएगा। आपको लगता है सियासी तौर पर भी मिस हैंडलिंग हुई? आपकी साबका जमात, उन्होंने ऐसे बहुत सारे सियासी मुकदमे इधर से उधर से। जिम्मेदारी तो हुकूमत की आएगी ना। फौज भी हुकूमत का मातहत इदारा है, डिफेंस मिनिस्ट्री भी उनकी मातहत है। अगर किसी ने फौजी तनसीबात पे हमला किया है, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि फौरी कार्रवाई करे, उनको प्रोसिक्यूट करे और सजा दे। सही। आपने नहीं किया, क्यों नहीं किया मुझे समझ नहीं आती। 15 महीने गुजर गए, 9 में 15 महीने से ज़्यादा हो गए। अब आपका केस वीक हो जाएगा। अब केस पे ये सवाल उठेगा कि भाई 15 महीने बाद कोई शख्स आएगा और कहेगा जी मैं इस साजिश में शामिल था।
तो सवाल ये उठता है कि तुम्हें 15 महीने बाद याद आया कि साजिश थी। तो आपको ये केस कमज़ोर पड़ जाते हैं जब आप इस किस्म के मामला होते हैं। तो जनरल फैज़ की गिरफ्तारी से नहीं आपको लगता है कि ये मामला जो है वो अब शायद होता है ऐसी कोई सूरत हाल बन जाए, एक ऐसा शख्स, एक ऐसा एविडेंस आपके पास आ जाए? देख, मुझे नहीं पता, मैं तो सिर्फ एक कानून के हवाले से बात कर रहा हूँ कि जब आप देर कर देते हैं किसी चीज़ को प्रोसिक्यूट करने में तो पहला बात यही उठती है कि भाई पहले आपने प्रोसिक्यूट क्यों नहीं किया, एविडेंस आपके पास था तो आपने क्यों प्रोसिक्यूट नहीं किया। अच्छा, जो अब इमरान खान साहब की सियासत और ज़ाहिर है आपने एक नई जमात यहाँ पे बनाई है, आपने कहा कि हमने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर इक़्तिदार में नहीं आना, ये आपने एक लाइन दी थी कि हम ये नहीं चाहते। ये सवाल हुआ था, मेरी लाइन ये है कि हम किसी भी गैर आइनी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे, हमने अपने मंशूर में ये लिखा हुआ है। लेकिन क्या इस मुल्क में जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट एक सियासत का एक ट्रेंड है, आप उससे इत्तफाक करते हैं? आप इमरान खान साहब से कोई बात करेंगे? आपको वाकई लगता है कि वो किसी उसूल पे एंटी इस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स कर रहे हैं? एंटी इस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स क्या होती है? अगर इस्टेब्लिशमेंट आइन से बाहर है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनके खिलाफ हूँ। अगर वो आइन के अंदर है तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनके साथ हूँ। लेकिन अगर मुल्क का हिस्सा है, मुल्क के निज़ाम का हिस्सा है। ये जो हमने बना दी, ये इस्टेब्लिशमेंट है, मैं एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो गया हूँ, कल मैं इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से इलेक्शन जीत के आया था, आज उन्होंने मुझे हरा दिया है, ये तमाशे बंद करने चाहिए। इमरान खान साहब का उसूल है कुछ, आपको लगता है? भाई असूल है तो ये ट्रूथ कमीशन बना दी, सबके असूल सामने आ जाएंगे। इमरान खान साहब 2018 में कैसे इलेक्ट होके आए थे? 2021 के अंदर जब उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया, वो किसने लेकर दिया था? खुद एतराफ़ कर चुके हैं कि हमारे पास नंबर्स नहीं थे। बाजवा साहब ने कहा जी मैंने नंबर्स पूरे किए। तो फिर अब फिर अब एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो जाते हैं। अच्छा, वो ये भी आप देखें, हमें होना चाहिए आइन के साथ, ये सियासतदानों की जिम्मेदारी है, ये हमारे हल्फ के अंदर शामिल है कि आपने आइन के साथ, कि हमने आइन का दिफा करना है। और मेरा ख्याल है यही हल्फ फौज भी उठाती है, यही हल्फ अदलिया भी उठाती है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी। इस मुल्क को आगे लेके जाना है तो क्या करना चाहिए सियासी जमातों को? ज़ाहिर है सियासी लीडरशिप ही की तरफ सब लोग देख रहे हैं। शायद हकान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सवाल करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अब्बासी साहब, ऐसा लगता है 1-1.5 साल से हम, कई बार आप हमारे प्रोग्राम्स पे आए हैं, आपको मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में सुनती रहती हूँ कि शायद 9 मई के बाद हम कई मामलात में फंस गए। आपको भी लगता है कि हम फंस गए हैं, उससे निकलना पड़ेगा? फिर जब बाजवा के एहतसाब की भी इमरान खान साहब की जमात बात कर रही है, आपने भी कहा कि बग़ैर सुपीरियर के ऑर्डर्स के कुछ करते नहीं हैं, लेकिन आपने साथ ये भी कहा कि अगर आपने किया तो फिर आपका कोर्ट मार्शल होगा। अस्करी ज़रा ये कहते हैं कि जनरल फैज़ ने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में बहुत कुछ किया है और रिटायरमेंट के बाद वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए पाए गए। तो जनरल बाजवा का एहतसाब भी आपको लगता है? मुझे पर्सनल कैपेसिटी क्या होती है इसका इल्म नहीं है। अगर आप एक सरकारी ओहदे पर हैं, चाहे फौजी हैं, गैर फौजी हैं, आप सिर्फ एक कानून के तहत, एक निज़ाम के तहत काम कर सकते हैं। आपको अथॉरिटी दी में काम नहीं कर सकते। अगर DGI ने कुछ किया है तो उसके बारे में या आर्मी चीफ राय दे सकते हैं कि इसने गलत किया है, या प्राइम मिनिस्टर दे सकता है। ये दोनों वो हैं जिनसे वो इंस्ट्रक्शंस लेते हैं, बल्कि जो रिपोर्टिंग चैनल है वो प्राइम मिनिस्टर का है। सही। तो अगर कुछ गलत हुआ है तो प्राइम मिनिस्टर बता दें क्या गलत किया उन्होंने, तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। इमरान खान साहब ने अभी भी कहा कि गैर एलानिया मार्शल लॉ लगा हुआ है पाकिस्तान में। आपकी मैं कहीं गुफ्तगू सुन रही थी, आप कहते हैं कि मुझे अभी इस वक्त फ़ौज की कोई बहुत ज़्यादा मुदाखलत सियासत में नज़र नहीं आती, यही कहा आपने? अगर नहीं, मैंने कभी ये बात नहीं की। अच्छा, आपने ये नहीं कहा। आपको भी लगता है कि इस वक्त मामलात जो हैं वो सही तरीके से? देखिए, उस जो फ़ौज का असर है हुकूमत में वो जारी है, जब से पाकिस्तान बना है वो जारी है। कभी वो ज़्यादा होता है, कभी कम हो जाता है। आज उसकी नौयत कुछ ज़्यादा है। जब SIFC भी बन जाए, हर इदारे में फौजी अफसरान हो, तो असर बढ़ जाता है। एक उस पर स्कूल ऑफ थॉट ये भी है कि ठीक है फॉर्मलाइज कर लें आप, बजाय इसके क्या बाद में ये मैं ये कहता हूँ, मैं सबसे पहले ये कहता हूँ कि अगर कोई आइन में कमी रह गई है, किसी कानून में कमी रह गई, आप फॉर्मलाइज कर दें। फ़ौज क्या इख्तियारात चाहती है उनको दे दें। अगर आप समझते हैं कि फ़ौज बेहतर काम कर सकती है तो डिबेट कर लें फ़ौज के साथ। फ़ौज एक मुल्क का इदारा है, उसके हदूद का तयन आइन में किया गया है, निज़ाम में किया गया है। अगर वो ये समझते हैं, या आप भी ये समझते हैं, हुकूमत ये समझती है, या सियासी निज़ाम ये समझता है, या जज समझते हैं कि उनको कोई ज़्यादा इख्तियारात चाहिए, तो
उन पर डिबेट करके वो इख्तियारात कानून के अंदर डाल दें। आप जब कानून तोड़ेंगे, आइन तोड़ेंगे, तो वहीं से मुल्क के मसाइल की इब्तिदा होती है। जो इस वक्त सियासी माहौल बना हुआ है, अपोजिशन जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ी अपोजिशन जमात के तौर पर देखा जाता है, लेकिन वो कोई बहुत मौसर तहरीक चलाने में नाकाम है। तहफ़्ज़ आईन पाकिस्तान तहरीक वालों ने भी आपसे कोई रब्ता किया आपकी जमात से? आप क्या अपनी जमात के एंड पे आप क्या पॉलिटिकल एंगेजमेंट्स कर रहे हैं? देखिए, जो भी आज मुल्क का मसला क्या है, मुल्क हमारा हर निज़ाम तबाह बर्बाद हो गया, नहीं चल रहा, मुल्क नहीं चल रहा, हाइब्रिड निज़ाम नहीं चल रहा, फलाना नहीं चल रहा। इसकी बुनियाद ये है कि मुल्क पे सियासी इस्तेकाम नहीं है। सियासी इस्तेकाम नहीं होगा, मईशत ठीक नहीं होगी, कुछ भी ठीक नहीं होगा। आप सब चीज़ों को जब हल की तलाश करेंगे तो आपको एक पहला कदम मिलेगा, उसका नाम है आइन। मुल्क का निज़ाम जब तक आइन के मुताबिक नहीं चलेगा, मुल्क नहीं चलेगा। आइन का ये मतलब नहीं है कि मैं इलेक्ट हो जाऊं और मैं अक्ल कुल और ताकत कुल बन जाऊं और मेरे ऊपर कोई जो इलेक्टेड आदमी हो उस पर कोई पूछने वाला ना, चेक एंड बैलेंस ना। ये चीज़ नहीं होती। वो चेक एंड बैलेंस इलेक्शन से शुरू होता है। हमारा निज़ाम प्रोटेक्ट करता है इस मुल्क में करप्ट लोगों को, सियासत में उनको लेकर आता है, उनको तहफ़्फ़ुज़ देता है। वो तो सियासी लीडर्स करते हैं ना, जमातें करती। सियासी लीडरशिप नहीं है, ये प्रोटेक्शन मिलती है, अदलिया भी देती है। आप सवाल ऐसे रखें कि पता लगे कि भाई ये आदमी यहाँ पर आने के काबिल है या नहीं है, इसको असेंबली में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हमारे एहतसाब का जो निज़ाम है वो आज करप्ट आदमी को प्रोटेक्ट करता है, उसको प्रोसिक्यूट ना करके उसको प्रोटेक्शन देता है, उसको फिर इजाज़त देता है कि वो सियासत का हिस्सा बने, अच्छा, हुक्मरानी का फिर हिस्सा बने, फिर मुल्क को लूटे। आपने तो ज़ाहिर है अपना एक विजन डॉक्यूमेंट दिया, और ज़ाहिर है बाकी जमातें जो वो भी मंशूर बनाती हैं, कुछ वादे करती हैं, हुकूमतों में आती हैं, कुछ काम करने की कोशिश। मंशूर भी देख लें, हमारे भी देख लें। नहीं, कुछ सिमत आपको आज की हुकूमत की नज़र आ रही है? कभी इंटरनेट बंद कर रहे हैं, एक दिन आप मतलब इंटरनेट का हाल अपने मुल्क में देखें और फिर वज़ीर आज़म साहब खड़े होकर कहते हैं कि हम डिजिटाइजेशन की पॉलिसी पे, मतलब ये क्या है? ये डायकॉटमी क्यों है? ये डायकॉटमी आती है आपके मैंडेट से। जब आपके पास मैंडेट ना हो ना, आपका हर अमल गलत होता है। मैं यही कह रहा हूँ, आइन को मत तोड़ें, इलेक्शन मत चोरी करें। गैर नुमाइंदा हुकूमतें मुल्क नहीं चला सकती हैं। वो कह रहे हैं जो 75 साल हुआ, 2 साल और कर लें, उसके बाद की कोई सूरत हाल तय होने की कोई उम्मीद आपको नजर आती है? किसके? कि मतलब अब नून लीग तो ये कह रही है ना कि अब जो बन गई हुकूमत ये तो 5 साल पूरे करेगी। फिर करें ना, 10 दे दें, अगर वो मुल्क चला सकते 10 दे दें। नहीं, लेकिन व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? वे फॉरवर्ड, नौजवान यहाँ से मायूस होकर निकल रहे हैं, नौकरियां नहीं हैं लोगों के पास। आपने जो लोग बेचारे इंटरनेट पे घर बैठ के कमा रहे थे, आपने उनकी भी नौकरी छीनना। दुनिया अरबों डॉलर इन्वेस्ट करती है टेक्नोलॉजी में, इक्विपमेंट में, कि हमारी इंटरनेट स्पीड बढ़े। 200 से ज़्यादा ममालिक हैं, वाहिद मुल्क है जो इंटरनेट स्पीड घटाने के चक्कर में रहता है। ये बात आपको समझ आती है? ये हुकूमत रह सकती है जो ये काम करे? उसको रहना चाहिए जिसकी सोच ये हो। आप मतलब किस तरफ जा रहे हैं? और अगर ऐसी हुकूमत रह जाए अब्बासी साहब, तो फिर किसके लिए बड़ा सवाल है? फिर सवाल इस मुल्क की आवाम के लिए है, जो हुकूमत काम नहीं कर सकती, उसकी सोच नहीं है, फैसले नहीं कर सकती, इख्तियारात उनके पास नहीं है, उसने क्या चलना है? हम सुन रहे हैं कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं, डॉलर हम डेप्रिसिएशंस हम थोड़ी सी उसमें। ये ज़रा है ना, जाएँ ज़रा सड़क पर जाएँ, एक लोग इकोनॉमिक इंडिकेटर बताएंगे। ये दुनिया की वाहिद हुकूमत है जिसका कोई फ़र्द बाहर अवाम में नहीं जाने के काबिल। कौन सा काम बेहतर हुआ है? कोई रिफॉर्म किया आपने? आपके मुल्क को शदीद किस्म के रिफॉर्म की ज़रूरत है, इस मुल्क को बदलने की ज़रूरत है। ये निज़ाम नाकाम हो गया है। आज करप्शन की सतह का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये सिर्फ इनका कसूर नहीं है, इनसे जब ये आए तो करप्शन 2018 से करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, इस निज़ाम में मज़ीद बढ़ गई है। आप कर क्या रहे हैं? अब आपकी अहलियत का मसला है, ताकत का मसला है? आपका हर मसला है, आपकी मैंडेट का मसला है, आपकी सलाहियत का मसला है, आपकी सोच का मसला है, आपकी फ़िक्र का मसला है। आपके पास है कुछ नहीं। तो आगे बढ़ने का तरीका किसी ने बैठना है ना। आप बार बार कहते हैं आगे बढ़ने का तरीका, अब तो आपने जमात बना ली बाकायदा, आप ही सबके पास चले जाए, उन्हें कहें भी ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाते हैं, लेट्स यू नो। वो तो एक जारी चीज़ है ना। आज आपको सबसे पहले इस बात का इतराफ़ करना होगा कि हम नाकाम हैं।
अगर आपकी सोच ये होगी कि नहीं हमारे मामला बड़े ठीक हैं, इंडिकेटर बड़े अच्छे हैं, स्टॉक मार्केट ऊपर चली गई है, बस ठीक है, फिर आपने कहा कि नफ़ी कर दी ना सारी बात की कि आप नाकाम, आप कहते हैं नहीं मैं तो बड़ा ठीक जा रहा हूँ। इस मुल्क के 23 करोड़ 99 लाख कुछ 100 अफराद का ये ख्याल नहीं है, चंद अफराद के ख्याल है कि बड़े ठीक जा रहे हैं। तो आप पहले एतराफ़ तो करें यार हम नाकाम हैं, फिर उन नाकामियाँ ढूंढें कहाँ पर हैं, उनका हल ढूंढें। क्या एक जमात में वो सलाहियत है कि कर सके? तो आप अपोजिशन जमात हैं, अपोजिशन ही सारी बात है इस बात की तहरीक लाती है कि आप नाकाम हैं। एक अपोजिशन है, उनको इमरान खान साहब को रिहाई दिलानी है, वो अलामती भूख हड़ताल करते हैं, वो कुछ किसी चीज़ में भी कंसिस्टेंट नहीं है। तफज़े आईने पाकिस्तान की तहरीक से जलसा ऐलान करते हैं, अडियाला से उसको मुस्तरद कर देते हैं, मनसूख कर देते हैं। यही तो आपका मसला है कि आपकी अपोजिशन भी नाकाम है। जब हमारी जमात अपोजिशन थी ये भी नाकाम थी, हुकूमत भी नाकाम है, तो फिर मुल्क कैसे चलेगा? और अवाम भी शायद, और सब हुकूमत कर चुके हैं, ये सब जमातें अपोजिशन में हो या हुकूमत में हो, सब हुकूमत कर चुके हैं। इसीलिए हमने जमात बनाई है कि आगे का रास्ता दे सके। और अवाम जो है वो शायद इंतजार में है किसी इनकलाब। अवाम इंतजार में नहीं है, अवाम की ज़रूरत है, मुल्क की ज़रूरत है। अवाम इंतजार में अवाम को नहीं होना चाहिए। अवाम के मसाइल को आपको समझना चाहिए, यही मुल्क की लीडरशिप होती है। आज इस मुल्क की पॉलिटिकल, जुडिशियल, मिलिट्री लीडरशिप की जिम्मेदारी है कि हालात को समझें, उसका हल तलाश करें। ये जेलों में डालने का मामला कुछ अर्सा रोक दें, ये करें। मैं प्रोसिक्यूशन के हक में हूँ, प्रोसिक्यूशन के हक में नहीं हूँ। हाँ, किसी ने कानून तोड़ा उसको बिल्कुल प्रोसिक्यूट करना आपकी जिम्मेदारी है, ये चॉइस नहीं है कि मैंने कानून तोड़ा और हुकूमत मुंह उधर कर ले, पकड़े उस आदमी को। हाँ, लेकिन प्रोसिक्यूशन मत करें, लेकिन अपने घर को दुरुस्त करें, क्योंकि ये देख लें कि जो इल्ज़ामात आज लगा रहे हैं वो कल आप पे ना लगें। सही, जो लेसन हैं वो लेने से। बहुत शुक्रिया शाहिद खान अब्बासी साहब, गुफ्तगू आपने सुनी जी। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनर शाहिद खान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आगे का रास्ता मुश्किल है, पेचीदा है, लेकिन ज़ाहिर है सियासी लीडरशिप का असल इम्तहान यही है कि वो एक विजन के साथ इन मामलात में से इस मुल्क को, इस मुल्क के अवाम को निकालें, मसाइल से निकालें और इस मुल्क के नौजवानों को बिलखुसूस कोई उम्मीद दें। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।